अगला प्रश्न आप लिखेंगे सूरत अधिवेशन का, क्योंकि इससे सूरत अधिवेशन को ही सूरत की फूट कहते हैं। 1907। ये अधिवेशन किस चीज का है? कांग्रेस का अधिवेशन था, जो ये बताने के लिए था, 6 वाला कलकत्ता में, 5 वाला बनारस में, ये बताने के लिए था कि कांग्रेस देश के दूसरे हिस्सों में भी बंगाल विभाजन का विरोध कर रही है, और ये बात हम दूसरे प्रांत के लोगों को भी समझाना चाहते हैं। यद्यपि नरमपंथी इसके तैयार नहीं थे, लेकिन लालाजी और तिलक की उस जिद के चलते क्या हुआ कि यहां पर आंदोलन को या सम्मेलन को ऑर्गेनाइज करने के लिए हाँ कर दिया गया। ठीक है, तो क्यों किया गया वो मैंने बता दिया कि बंगभंग का जो प्रभाव था, बंगभंग का जो प्रेरणा थी, वो बॉम्बे में भी फैलानी थी। ये बताना था कि देखिए बंगाल के लोगों ने कैसे एकजुटता दिखाई है, आपको भी अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। तो ये बंबई प्रांत के राज्यों को, राज्य के लोगों को समझाने का कहीं ना कहीं पर्पस था। ठीक है, हुआ क्या? तो कांग्रेस फूट पड़ गई, यानी कांग्रेस का स्प्लिट हो गया, कांग्रेस का बंटवारा हो गया। ये कांग्रेस का पहला बंटवारा था। क्यों हुआ उसकी जरूर हमें चर्चा करनी होगी कि प्रेरणा से तो यहां हुआ, लेकिन बंटवारा क्यों हुआ? तो सूरत का अधिवेशन बेसिकली कांग्रेस के बंटवारे के लिए जाना जाता है, और बंटवारे से आशय क्या है कि गर्मपंथी और नरमपंथी अलग अलग कांग्रेस से अलग हो गए, यानी नरमपंथियों का कांग्रेस पर प्रभुत्व बढ़ गया और गर्मपंथियों को कांग्रेस से बाहर निकाल दिया गया। यह कांग्रेस स्पष्टतः दो भागों में बढ़ती हुई दिखाई देती है, धर्मपंथी और गर्मपंथी। यद्यपि आंदोलन सम्मेलन पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि सम्मेलन के बीच में ही झगड़ा हो गया, सम्मेलन का मंच अखाड़ा बन गया, और सरकार ने उसे शांति भंग के आरोप में वहां से हटा दिया। ठीक है, तो ये सब साइड लाइन की चीज है। मेन चीज है कि वो बंटवारा क्यों हुआ। ठीक है, बंटवारे का कारण था, आपको जो लिखना होगा, अगर आप कारण लिखना चाहते हैं तो स्वराज शब्द की व्याख्या, स्वराज शब्द की व्याख्या को लेकर ये सारा ड्रामा हो रहा था। स्वराज शब्द की व्याख्या को लेकर जिसका विचार सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दिया था। ठीक है, अब यहां स्वराज का मतलब आजादी नहीं थी, ये समझ लेना। यहां स्वराज का अर्थ क्या है कि अंग्रेज ऐसा काम फिर से ना कर पाए, इसलिए हमें प्रशासन में, विधायिका में क्या चाहिए? अधिकतम भागीदारी चाहिए। विधायिका में और कार्यपालिका में क्या हो? अधिकांश भारतीय होंगे, तो ऐसा कोई काम फिर होगा ही नहीं, निर्णय तो वही लेंगे। और अंग्रेज हमें ऐसा आसानी से देंगे नहीं, तो क्या करना चाहिए? तो गर्मपंथियों का प्रस्ताव यह था कि ये पे सब सहमत थे, गर्मपंथी में नरमपंथी सब सहमत है, लेकिन ये कैसे मिले? तो गर्मपंथी कहते हैं कि हम सरकार पर दबाव बना रहे हैं, बात कर रहे हैं, 1892 में बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार तो मिल ही गया, जल्दी सुधार होने वाले हैं, ये भी मिल जाएगा। गर्मपंथी कह रहे हैं तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमको समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारी इसी पॉलिटिकल वैगरेंसी के चलते, पॉलिटिकल मेडिनकेंसी के चलते उन्होंने बंगाल बांटने की हिम्मत दिखाई।
अगर तुम थोड़े से भी विरोध करते तो बंगाल बांटने की उनको घोषणा क्या करनी पड़ती, वापस लेनी पड़ती। बंगाल रद्द तुम्हारी वजह से नहीं हुआ विभाजन, वो तो वहां की जनता ने एकजुटता दिखाई है। तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे तरीकों से अंग्रेज तुमको बेवकूफ मान रहे हैं, भिखारी मानते हैं, और अंग्रेज भिखारियों से घृणा करते हैं। लाला जी ने साफ साफ कहा कि जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं वो भिक्षावृत्ति है, और हमें पता होना चाहिए कि अंग्रेज भिखारियों से घृणा करते हैं, यानी जो आप कर रहे हो घृणा वाला काम उनके लिए, और फिर भी आपको लग रहा है कि वो आपको स्वराज दे देंगे। तो गर्मपंथियों से कहा कि तुम बताओ तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है। उन्होंने कहा कि बहिष्कार वाला जो इश्यू है इसमें थोड़ी तीव्रता लाई जाए और पूरे भारत में फैला दिया जाए इसे, तो पूरे भारत के लोगों से दबाव आएगा, वो विरोध करेंगे, नहीं बंगाल विभाजन गलत हुआ, बंगाल विभाजन गलत हुआ, आलोचना होगी, पेपर छापेगा, सरकार पर दबाव बनेगा। ठीक है, और सरकार अगर वापस लेती है डिसीजन तो हमारी जीत है, लोग इससे जुड़ेंगे। तो कायदे से प्रस्ताव ठीक था, हिंसा कहीं भी नहीं होनी थी, ना हिंसा के समर्थन में धर्मपंथी है ना गर्मपंथी, दोनों ही हिंसा का समर्थन नहीं करते। ठीक, तो इनके लिए गर्म क्या है, इनके लिए गर्म है बहिष्कार करो, तीखी तीव्र आलोचना कर दो, यहां तक कि मुर्दाबाद भी बोल दो। गर्मपंथी कहते हैं नहीं नहीं ये सब ठीक नहीं, अंग्रेज अच्छे लोग हैं, इनसे बातचीत चल रही है, बातचीत किसी दौर में पहुंचेगी तब हम प्राप्त कर लेंगे सब कुछ, जल्दी क्या है। ठीक, तो गर्मपंथियों को पता है कि अगर कांग्रेस का अध्यक्ष कोई इनमें से बन जाए, लाल बाल और पाल में से, ठीक, तो क्या होगा, इस प्रस्ताव को पारित करना आसान हो जाएगा। और नरमपंथी इस चाल को समझते थे कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, उन्हें डर था कि कांग्रेस फूट जाएगी, कांग्रेस अंग्रेज सरकार क्या करेगी, इसे खत्म कर देगी, हम बड़ी मुश्किल से 20 साल से चला कर लाए इसे, हम इसे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। गर्मपंथी इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि अभी वो मौका नहीं है, समय नहीं है कि हम विरोध करें, वो उसका। तो उस झगड़े में, ये झगड़ा 1906 में भी हुआ कलकत्ता में, लेकिन वहां दादा भाई नौरोजी आ गए, लंदन से बुला लिए गए थे, और धर्मपंथियों ने कहा कि हमारी तरफ से प्रस्ताव है कि दादा भाई बनेंगे। तो गर्मपंथी सम्मान करते थे कि भाई ठीक है, दादा भाई अगर सम्मान बन गए तो ठीक है, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। क्योंकि 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में भी लाला लाजपत राय को क्या किया गया था, अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन जैसे ही दादाजी का नाम उछला उन्होंने प्रस्ताव वापस ले लिया कि नहीं नहीं ठीक है, क्योंकि सब उनका रिगार्ड करते थे, बोला नहीं उनका विरोध नहीं करेगा कोई भी। अब दादा भाई वापस जा चुके हैं, अब मंच खाली, बोला हमें चाहिए पावर। तो तिगड़म भिड़ा के धर्मपंथियों ने रास बिहारी को क्या कर दिया, रास बिहारी घोष को, ठीक, लाला जी को नहीं बनने दिया। तो नरमपंथियों को, गर्मपंथियों को लगा कि अब तो बाजी हाथ से निकल गई, लेकिन फिर भी उन्होंने हिंसा की बात नहीं कही थी। लेकिन मराठी थोड़े होते ही थोड़े अग्रेसिव हैं, और चित्पावन ब्राह्मण, तिलक चित्पावन ब्राह्मण है, तो चित्पावन ब्राह्मणों को थोड़ा अग्रेसिव माना भी जाता है व्यवहार में, स्वभाव से। खैर, तो खैर किसी मंच पे मीटिंग चल रही थी, भले ही संतुष्ट थे लेकिन सब लोग साथ बैठे थे, किसी का कार्यकर्ता ने एक जूता फेंका जो फिरोज शाह मेहता को जाके लगा, और फिरोज शाह मेहता टॉप मोस्ट लीडर में से थे कांग्रेस के, उनको, उन्होंने माना कि ये जूता तो क्या किया गया है, गर्मपंथियों की चाल है हमें बेइज्जत करने की यहाँ बुलाकर, क्योंकि इनका गढ़ है तो कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पर ही। बस उसके बाद मारपीट शुरू हो गई और पुलिस ने उसको भंग कर दिया वहां से। ठीक है, तो मुद्दा क्या, हमें क्या लिखना है, हमें ये लिखना है कि सूरत अधिवेशन कांग्रेस के बंटवारे के लिए ज्यादा जाना जाता है, और बंटवारे का कारण ये था, सूरत में अधिवेशन क्यों हुआ, क्योंकि पहले नागपुर में होना था लेकिन नागपुर में नहीं हो पाया, तो सूरत शिफ्ट कर दिया गया बात। ठीक है, बंटवारा किस नाम पर हुआ, स्वराज शब्द की व्याख्या के नाम पर। क्यों हुआ था, क्योंकि गर्मपंथी चाहते थे कि ऐसे स्वराज नहीं मिलेगा, इसके लिए थोड़े से तरीके गर्म या चरम अपनाने पड़ेंगे जो नरमपंथियों को स्वीकार्य नहीं थे। लाला जी को अध्यक्ष बनाने का प्रयास किया गया लेकिन बात बनी नहीं।
क्लियर है? ठीक है, ये है कांग्रेस की फूट सूरत अधिवेशन 1907। ठीक है, चलो अगले टॉपिक के तौर पर चरमपंथी या गर्मपंथियों की बात करेंगे। चरमपंथी, गर्मपंथी, तो समय तो ऐसा सच नहीं है, लेकिन फिर भी माना जाता है कि 1905 में नरमपंथियों का पराभव हो गया और गर्मपंथी फोकस में आए और 1916 तक ये प्रभाव उनका बना रहा। ठीक है, कौन है इस विचारधारा का समर्थन? तो लाल, बाल, पाल और अरविंदो घोष, इस तरह के चार नाम हमें देखने को मिलते हैं। तो इनको गर्म या एक्सट्रीम कहने का रीजन क्या है? सबसे बड़ी चीज ये है। फिर ये पढ़ेंगे कि ये पैदा क्यों हुआ, ये विचारधारा कांग्रेस में देश में क्यों सफल हुई, क्यों प्रसिद्ध हुई, ये भी देखना पड़ेगा आपको। और क्या देखेंगे कि इसका अर्थ क्या है, आखिर गर्मपंथी चरमपंथी कहने का अर्थ क्या है। ठीक है, तो कोई व्यक्ति गर्मपंथी चरमपंथी विचारधारा का हो सकता है, बशर्ते कैसे पता लगेगा कि उसका लक्ष्य क्या है और उसके साधन क्या है। तो सामान्यतः लोग साधन से ज्यादा पहचाने जाते हैं। तो इनका लक्ष्य तो स्वराज प्राप्ति है, आजादी नहीं है। और स्वराज का अर्थ हमने आपको बताया कि क्या है। साधन का मतलब, अब ये याचिका नहीं करना चाहते, ये कोई एप्लीकेशन या अनुरोध विनय, अनुनय विनय नहीं करना चाहते, ये कोई वार्ता सामान्यतः नहीं करना चाहते कि वार्ता से कोई काम नहीं होगा। तो क्या होगा? प्रतिरोध होगा। ठीक है, कैसा प्रतिरोध होगा? सक्रियता का। अब यहां ये जो सक्रिय शब्द है, यहां लेकर दो मत हैं। चरमपंथियों में क्रांतिकारी भी शामिल होते हैं। एक्सट्रीमिस्ट में कौन कौन आता है? क्रांतिकारी जो हिंसा का समर्थन सहारा लेते हैं वो भी शामिल हैं, और इसमें गर्मपंथी भी शामिल होते हैं। वैसे तो एक्सट्रीमिस्ट हैं दोनों। तो लाल बाल पाल भी एक्सट्रीमिस्ट हैं, और हिंसा जो भगत सिंह, चंद्रशेखर और रास बिहारी बोस टाइप के लोग जो हैं वो भी क्रांतिकारी हिंसा का समर्थन कर रहे हैं। इन लोगों में लक्ष्य तो वही है कि स्वराज चाहिए, तरीकों में थोड़ा फर्क है। जो क्रांतिकारी हैं वो हिंसा नहीं चाहते, लेकिन ये लोग सक्रिय प्रतिरोध करना चाहते हैं। क्या सक्रिय प्रतिरोध है? कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसकी भर्त्सना करो, उसकी निंदा करो। गलत को गलत कहना आना चाहिए, इसका दम होना चाहिए। दूसरा, हम जो मांग रहे हैं वो कोई भीख नहीं है, तुम्हारी इच्छा नहीं है, वो तो हमारा अधिकार है। और अगर कोई हमारा अधिकार हमें ना दे तो क्या करना चाहिए? उसे छीन लेना चाहिए। और छीनने के लिए जो ठीक लगे वो करिए आप। तो अंग्रेजों ने हमारे अधिकार छीने हैं, हम वापस ले लेंगे। ठीक है, लेकिन कहीं से भी हिंसा जैसी विचार इस दौर में उनको दिखाई नहीं देते। हाँ, अरविंदो घोष के नाम से आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा वो हिंसात्मक कार्यवाहियों में लिप्त रहे, लेकिन बाकी तीनों लोग कभी भी किसी हिंसात्मक कार्यवाही में लिप्त नहीं रहे। हाँ, इन्होंने हिंसा का कभी विरोध भी नहीं किया। इवन तिलक और लाला जी ने तो कभी नहीं कहा कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, लेकिन हिंसा का समर्थन भी नहीं। जैसे जब उन्होंने रास बिहारी, सॉरी क्या नाम था उसका, चापेकर बंधुओं ने रैंड को मारा तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा हुआ। खुदीराम बोस ने जब किंग्सफोर्ड को मारने का प्रयास किया तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा हुआ। अच्छा मतलब उन्होंने कहा कि तो ऐसा ही है जैसे कि अफजल खां को शिवाजी ने मार दिया था। अफजल खां विदेशी था, शिवाजी हीरो थे हमारे। ऐसे ही लड़कों ने सही सबक सिखाया है। इसका मतलब हिंसा का समर्थन है। या कह रहे हैं ठीक है,
इनको जो भाषा समझ में आ रही है वो भाषा समझाई जानी चाहिए, यही भाषा समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो हिंसा का प्रत्यक्ष प्रयोग नहीं है, लेकिन जहां जरूरत पड़ी है हिंसा का समर्थन किया गया है, इसलिए गर्मपंथी कहे जा रहे हैं। खुद कभी कोई बंदूक हाथ में नहीं ली, खुद किसी को चल के नहीं मारा है, लेकिन हिंसा नहीं करेंगे ऐसा कहा भी कहीं नहीं कि हिंसा नहीं करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर हिंसा का प्रयोग उनके लिए ठीक उनको लग रहा है। यहाँ पर ये विचारधारा है। क्यों आई, तो वो जवाब किसका है, चरमपंथी गर्मपंथी विचारधारा का भी और चरमपंथी गर्मपंथी राष्ट्रवाद का कारण भी है कि आखिर ये लोग इतना एग्रेसिव क्यों हुए, इनके अनुयायी इतना एग्रेसिव क्यों हुए। ठीक है, तो वही कांग्रेस के राष्ट्रवाद का द्वितीय चरण है। ये क्या है, सेकंड फेज ऑफ नेशनलिज्म, सेकंड फेज ऑफ कांग्रेस। पहला फेज नरमपंथी थे, दूसरा फेज गर्मपंथी, चरमपंथी। ठीक है, इन्होंने हर उस चीज को उठाकर लोगों को मोटिवेट किया, लोगों को संगठित किया, संवेदनशील बनाया जो अंग्रेजों के गलत काम थे, हर तरीके से गलत थे। गुलामी तो गलत है ही, गुलामी के अलावा भी कई चीजें ऐसी कर रहे थे वो जो किसी भी सभ्य आदमी को स्वीकार नहीं हो सकती, तो इसलिए वो विरोध लाजमी था यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक चलिए। तो कारण क्या है, एक एक करके लिखते जाइए। भारत में गर्मपंथ या चरमपंथ क्यों विकसित हुआ, तो नरमपंथियों की जो विफलताएं थी, नरमपंथियों की जो कमियां हैं वो बड़ा कारण बनी, क्योंकि उन्होंने कुछ भी ऐसा हासिल नहीं किया जिस पर क्या हो तत्काल में कोई उपलब्धि लगे कि हाँ ये तुमने 20 साल अपने खराब किए, हमारे खराब किए, तो कुछ ठोस मिला हो। बल्कि क्या हुआ है, दूसरा बंग भंग और हो गया। तुम्हारे इस रवैये के चलते अंग्रेजों की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि उन्होंने आपको दो भागों में बांट दिया, आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो नरमपंथियों की कमी कौन सी, उनके कार्य करने के तरीके देश को अच्छे नहीं लगे। कार्य करने के जो तरीके हैं, जैसे उसको भिक्षावृत्ति बोला काम करने के तरीके को, तो नरमपंथियों के फेलियर का मतलब इन लोगों को ये लगता है। ठीक है, तीसरा प्रभाव अंतरराष्ट्रीय है। क्या अंतरराष्ट्रीय प्रभाव है, दो मैसेज देने थे, दो मैसेज मिले। क्या मैसेज मिले, नंबर 1 कि अंग्रेजों को अजय है ना, अंग्रेज बोलते थे कि हमारा यूनियन जैक कभी भी सनसेट नहीं देखता, यानी हमें हराया नहीं जा सकता। इस भ्रम को दूर कर दिया गया। इथोपिया ने इटली जैसे देश को हरा दिया। ठीक, तो छोटे छोटे अफ्रीकन देशों ने यूरोप के बड़े बड़े अंग्रेजों को देशों को हरा दिया। तो क्या मैसेज गया कि अंग्रेज अजेय नहीं है, इनको हराया जा सकता है। अंग्रेज अजेय नहीं हैं, ये डिफीटेबल हैं। इससे आत्मविश्वास बढ़ा। दूसरा, जापान जैसे देशों का उदय हुआ और बिना किसी पश्चिम की मदद के हुआ। यानी भारतीयों को समझ में आ गया कि हमें अगर अपना विकास करना है तो हमें आत्मनिर्भर होना होगा, ना कि अंग्रेजों पर निर्भर, जो कि नरमपंथी जरूरी मानते थे। कि आप लोग इतने जागरूक भी क्यों हुए हो, क्योंकि अंग्रेजों की देन है, आपको उन्होंने आपको जागरूक बनाया है, तो आगे भी कौन विकास करेगा आपका। इसलिए कहते हैं अंग्रेज भारत में रहें। लेकिन जापान ने क्या बता दिया, एशियाई देश ने, कि विकास के लिए अंग्रेजों की सहमति और विचार जरूरी नहीं है, हम अपने से भी निर्भर होकर विकास कर सकते हैं। तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने ये माहौल बनाया। और चूंकि ये सब जानकारी भारतीयों को कहां से मिल रही थी, ये सब जानकारी भारतीयों को विदेशी साहित्य से मिल रही थी, जो पढ़ रहे थे किताबों में अंग्रेजों के यहाँ। तो विदेशी साहित्य का मतलब विदेशी शिक्षा, ये सब कहानियां उसमें मिल जाती थी आसानी से। तो उनको लगा कि जब ऐसे देश अपने विकास का कोशिश कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। आत्मसम्मान जाग रहा है यहाँ पर। फिर लगातार भारत की आर्थिक स्थिति खराब होती चली जा रही है। पहले से बहुत खराब थी, आर्थिक स्थिति और बर्बाद होने लगी और लोग गरीब हो रहे हैं, समस्याएं खड़ी हो रही हैं।
हमें लगा कि सब अंग्रेजों की देन है, अंग्रेज ही ये सब कर रहे हैं जानबूझकर। क्लियर है? उपरोक्त कारणों से जो असंतुष्ट वर्ग था, जिसको कहीं कोई दिशा नहीं मिल रही थी, वो दिशा गर्मपंथियों ने ऐसे युवाओं को दे दी। ठीक है? अंग्रेजों के कुछ काम भी ऐसे रहे, उन्हें भी आप चाहो तो देख सकते हो। अंग्रेजों के अलावा ये सब काम तो वो कर ही रहे थे। खैर, अंग्रेजों के कुछ काम ऐसे थे जो भारतीयों को बुरे लगने लगे, जैसे कि प्लेग के समय प्लेग के नाम पर घर में घुसकर भारतीय महिलाओं के साथ बेइज्जती कर, मतलब बदतमीजी करना। तो इस तरह से दबाव, मतलब अंग्रेज गुस्सा है कि मौका मिल जाए तो इसे मार देंगे। कई भारतीय जज क्या कर रहे थे, अंग्रेज जज बिना बात के, गलत छोटी सी बात पर भारतीयों को सजा दे रहे थे, फांसी पर चढ़ा देते थे। कई जज इसलिए बदनाम थे, तो उन जजों को सबक सिखाना था। जैसे किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया खुदीराम बोस ने। ठीक, तो कई अंग्रेज ऐसे हैं जो जानबूझ के भारतीयों को पशुओं जैसा व्यवहार करते हैं। तो जो भारतीय देखता है उसका खून खौल उठता है, तो सबक सिखाना चाहता है उनको। ठीक है? इन सब के चलते गर्मपंथी प्रभावशाली होते हैं, और इसके लिए तिलक ने इन सबको ऑर्गेनाइज किया। तिलक ने क्या ऑर्गेनाइज किया? तिलक ने इस सब के प्रचार प्रसार के लिए अपने पत्रों का प्रयोग किया, मराठा और केसरी। मराठा और केसरी का प्रयोग किया। शिवाजी और गणेश उत्सव मनाना शुरू किया, और उनके इस आह्वान पर आप देखेंगे बंबई में मित्र मेला जैसे युवाओं के संगठन बनने लगे थे। ठीक, जो धीमे धीमे क्रांतिकारी घटनाओं को जन्म देंगे। चापेकर बंधु, सावरकर ब्रदर्स, इन सब पर कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों का, इनका, या आप ये भी कह सकते हो कि चरमपंथियों पर किसका प्रभाव है? इन सब पर आर्य समाज का प्रभाव भी था। तिलक और लालाजी पर, दोनों पर बहुत बड़ा आर्य समाज का प्रभाव था। और तिलक का प्रभाव फिर बाकी युवाओं पर, बंबई के युवाओं पर। पाल का प्रभाव बंगाल के प्रभाव, बंगाल के क्रांतिकारियों पर पड़ा। लालाजी का, लालाजी गलत हो गया, ये बाल यहाँ होना चाहिए था ना। लालाजी का प्रभाव पंजाब और दिल्ली में काफी पड़ा। रास बिहारी जैसे लोग, है ना, भाई परमानंद जैसे लोग, अजीत सिंह जैसे लोग, है ना, इन पर भी प्रभाव काफी था। तो ये है आपका चरमपंथी गर्मपंथी आंदोलन। इससे मूल्यांकन भी करना पड़ेगा, कितना सब किया, उसका हासिल क्या हुआ, क्या परिणाम आया। तो गर्मपंथियों के तौर पर देखें तो तिलक ने आगे चलकर होम रूल भी चलाया, ये भी हम पढ़ेंगे। ठीक है ना? हमें मूल्यांकन देखना है, और मूल्यांकन ये कहता है कि इन लोगों ने आम जनता की समस्या को समझा, जो काम गर्मपंथी नहीं कर पाए। उदाहरण के तौर पर मजदूरों की समस्या। कहा और माना जाता है कि तिलक ने अपने पत्र के माध्यम से मजदूरों की समस्याओं को उठाया, और सरकार को उस पर कई सुधार करने पड़े। इनसे मजदूर बड़े प्रभावित हुए और तिलक को समर्थन करते हैं। तिलक को जब 6 साल की मांडले की सजा हुई, तो सजा के विरोध में बंबई के मजदूरों ने उस समय की सबसे बड़ी हड़ताल की।
ये बड़ी हड़ताल मजदूर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो तिलक के समर्थन में है और सजा के विरोध में है। इससे पता लगता है कि गर्मपंथी जनता के ज्यादा क्लोज हैं, जनता की समस्याओं को राष्ट्र की समस्या से जोड़ना ज्यादा अच्छे से जानते हैं। धर्मपंथियों ने जो काम सैद्धांतिक तौर पर किया कि धन निष्कासन को समस्या से जोड़ा, उन लोगों ने व्यवहारिक स्थिति को समस्या से, व्यवहारिक समस्याओं को अंग्रेजों के काम करने के तरीकों से जोड़ दिया। ठीक, धर्मपंथियों ने कभी नहीं कहा विकल्प के तौर पर कि अंग्रेजों को भारत से बाहर करो या स्वराज चाहिए। इन लोगों ने जिस तरह से समस्याओं को उठाया उससे अंग्रेजों के खिलाफ असंतोष तेजी से बढ़ा। तो जिस तरह से युवाओं का समर्थन मिला तिलक को, लाल को, पाल को, ये दिखाता है कि ये क्रांति या संघर्ष या आंदोलन करने वाले कौन होते हैं? मैक्सिमम युवा होते हैं। तो ये युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित कर पाए, जो ज्यादा जरूरी था। धर्मपंथियों में ये चार्म नहीं था, आकर्षण नहीं था कि वो इनको अपनी तरफ आकर्षित कर पाए। ठीक है, इस विचारधारा से भारत में कहीं क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा मिला और खुद अंग्रेज मानते हैं, वैलेंटाइन शिरोल क्या कहता है? तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा उसने। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कौन है? तिलक है। क्यों कहते हैं तिलक को ऐसा? वैलेंटाइन शिरोल, क्योंकि भारत में जितनी गतिविधियां आतंकवादी हो रही थी उन्हें पता था, वो मानते थे कि तिलक के जो आर्टिकल हैं वो इनको मोटिवेट करते हैं, इनको समर्थन करते हैं। तो कहीं ना कहीं क्रांतिकारी गतिविधियों को समर्थन मिला इस विचारधारा से। ठीक है, और अंततः गांधी के लिए एक नींव का काम किया इन लोगों ने, गांधी के लिए और मजबूत कांग्रेस को जब जनता तक पहुंचाया तो मजबूत संगठन मिला। गांधी जब भारत में आए तो उनके पास कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में हजारों लोग थे। कांग्रेस को कोई पार्टी या दल नहीं बनाना पड़ा, कोई संगठन नहीं बनाना पड़ा, क्योंकि वो ये लोग तैयार कर चुके थे। नहीं 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 नहीं, क्योंकि गांधी ने हिंसा का किसी भी फॉर्म में विरोध किया, कर्म से, मन से और वचन से। तो ये लोग तीनों से ही विरोध नहीं, ऐसा नहीं कह रहे कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, बल्कि कह रहे हैं कि कुछ काम तो ऐसे हैं कि जो सबक सिखाने के लिए जरूरी है। गांधी कहते हैं ना, अगर आप आजादी के लिए लड़ रहे हैं और हिंसा कर रहे हैं तो इसका मतलब आपका लक्ष्य अच्छा है और साधन खराब है। खराब साधन से अच्छे लक्ष्य भी कैसे हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं, इसलिए अच्छी चीज नहीं है। तो गांधी तो बिल्कुल नहीं हो सकते। एक चीज और, प्रत्यक्ष रूप से लोगों के कुछ ना चाहते हुए भी अनचाहे तौर पर सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला या सांप्रदायिकता बढ़ी, जबकि ये लोग ऐसा नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। बाद में समझ में आया कि इनके कुछ कार्यों से ऐसा हो गया। कैसे? जैसे आप देखेंगे कि मित्र मेला या अभिनव भारत का गठन क्यों हुआ था? कि वो शिवाजी और गणेश उत्सव में भागीदारी कर सकें, युवाओं को इकट्ठा करें। उसके लिए युवा वहां आएंगे, एकजुट होंगे, उनको विचार विमर्श होगा तो बातचीत करेंगे इस बारे में। ठीक है, अब दोनों उत्सव हिंदुओं के हैं, मुसलमानों के हैं? जैसे तो हिंदुओं के हैं, तो मुस्लिम चाहकर भी क्या नहीं कर सकते, उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो उनको क्या मैसेज गया? अंग्रेज क्या समझाते रहे लोगों को कि देखो लालाजी तिलक बड़े आदमी हैं, बड़े नेता हैं कांग्रेस के, लेकिन फिर भी आपके लिए कोई जगह नहीं उनके यहाँ पर। जबकि ऐसा नहीं था। महाराष्ट्र के युवाओं को अगर आकर्षित करना था तो भाई वो सब तो बनाना ही पड़ेगा। उनने हीरो भी कौन से क्रिएट किए? शिवाजी, हिंदुओं के हीरो के। और शिवाजी को जिस तरह से उन्होंने औरंगजेब का विरोधी बना दिया,
औरंगजेब को विदेशी गलत शोषणकारी सिद्ध कर दिया और शिवाजी को मराठों का देश का हीरो बना दिया, तो जाहिर सी बात है कि हिंदू ज़्यादा आकर्षित होगा, हिंदी युवा ज़्यादा आकर्षित होगा शिवाजी को लेकर। और तब से लेकर शिवाजी आज तक क्या है, तब से क्या उससे पहले से शिवाजी मराठों के हीरो थे ही, अब शिवाजी देश के हीरो हो गए, हिंदुओं के हीरो हो गए। शिवाजी हिंदुत्व के प्रतीक बन गए अब, है ना। जबकि हम जानते हैं कि शिवाजी के दरबार में, शिवाजी की सेना में कई मुस्लिम भी काम कर चुके थे। तो जो नैरो मेंटेलिटी के लोग, उन्होंने ये इंटरप्रिटेशन की, ऐसा हुआ है, ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि ना चाहते हुए भी सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिल जाता है। ठीक है। और क्या हुआ, इन सब ने कहीं ना कहीं भारतीयों को यह आत्मविश्वास दिया कि तुम्हारा भी स्वाभिमान है, स्वाभिमान, आत्मसम्मान है। और अंग्रेजों को इसका क्या करना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। हम गुलाम ही हैं, है ना। गुलाम का मतलब हम पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट नहीं है, अलग बात है, लेकिन हम कल्चरली, रिलीजियसली और बाकी तरीके से क्या नहीं है, गुलाम नहीं। ठीक है। हमारी सोच, हमारा संस्कृति, हमारा धर्म इनसे बहुत बेहतर का है, क्योंकि सब पहले ही आर्य समाज में दयानंद सरस्वती कह चुके थे कि हमारा सब कुछ इनसे बेस्ट है, क्योंकि हम आर्य हैं, और आर्य माने श्रेष्ठ होता है ना। तो हमारे पास जो भी है और हम जो है वो उनसे लाख गुना बेहतर है। तो वो कहीं ना कहीं लोगों में, भारतीयों में स्वाभिमान पैदा करके गया कि अंग्रेजों की गलत बात को गलत कहना और उसका विरोध करना अब थोड़ा सा पहले से ज़्यादा आसान हो गया था लोगों के लिए। उससे पहले अंग्रेज जो कहते थे हम मान लेते हाँ हाँ, बोला ये ऐसा करते, बोला हाँ ये ठीक है तुम्हारे लिए ठीक, बोला हाँ ये हमारे अच्छे के लिए। अब जरूरी नहीं था, मूल्यांकन करेंगे भारतीय कि क्या सही और क्या गलत है। ठीक है। तो विवेक बढ़ा, आत्मसम्मान के भाव बढ़े, ये अच्छी चीजें हुई वहां पर। इस तरह से आपके दो शॉर्ट नोट अभी, या दो टॉपिक यहाँ छोटे छोटे तैयार हो चुके हैं।